गुड इवनिंग बच्चों। वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। 2-3 मिनट लेट हो गए। गुड इवनिंग पीयूष। वॉइस क्लियर है? ओके। वॉइस क्लियर है सबको? चलो जी, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। याद आ रहा है? अरे करे थे कि नहीं करे थे? है? अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इधर क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है ये। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E naught Fe plus 3 Fe plus 2 with the help of following electrode potential। आपको दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं क्वेश्चन में और तीसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है। अरे यस और नो? मैंने आपसे एक ही बात कही है शुरू में भी, कुछ भी दे आप रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो। हो सकता है ये आपको ऑक्सीडेशन का दे रखा हो, आप तो रिडक्शन में कन्वर्ट कर दो। रिडक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका बताया था मैंने? साइन चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो? उनके साइन। ठीक है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका रद्दी, घटिया, बकवास, दो कोड़ी का। वो तरीका लेंदी है, आपका टाइम किल करेगा, लेकिन मैं बताऊंगा दोनों ही। और एक है आपका 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, एमटीआर। अरे एमटीआर के लिए तो बैठे रहते हो तुम लोग, शॉर्ट ट्रिक के लिए। एमटीआर मेमोरी टिप रिजल्ट याद में रखने वाली बात है। देखिए पहले अपन इसका फर्स्ट वे करते हैं। पहला तरीका क्या कहता है? देखो बच्चों, पहला तरीका क्या कहता है कि Fe प्लस 2 से Fe बन रहा है, तो इक्वेशन बनाओ। Fe प्लस 2 से Fe बन रहा है तो इक्वेशन को बैलेंस कर दो, दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। दूसरी क्या कह रहा है वो आपसे कि भैया Fe प्लस 3 से Fe बन रही है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आपको बैलेंस करने पड़ेंगे? 3। अरे यस सर, नो सर। अब वो आपसे तीसरी इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है, यानी कि Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे? 1। अरे यस सर, नो सर। अपन अच्छे से जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, जानते हो ना? एन नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, एफ फेराडे, ई आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसका डेल्टा जी निकालो जी साहब। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। एफ, अब आप देखो इसका इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है? Fe प्लस 2 Fe का 4, एन एफ ई यानी इनटू कितना कर दूं? 4 कर दूं। अरे यस सर, नो सर। अरे ठीक है, अब दूसरे का निकालो। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन, कितने हैं? 3। अरे यस और नो? एफ ई कितना दे रखा है आपको? इंटू 3। तीसरी रिएक्शन का डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे? 1। एफ ई क्या है इसका? अरे ई तो पूछ रहा है पेपर वाला कि Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, मतलब मुझे इसका ई निकालना है। अब सेटिंग करो। सेटिंग करना मतलब आपको इस इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन से बनाना है।
मतलब इन दोनों के साथ ऐसा क्या करूं कि तीसरी बन जाए। तो देखो सीधा सा तरीका बता देता हूं, जहां जहां चीजें हैं वहां वहां सेट कर दो। Fe+3 इधर है, इसमें भी इधर ही है, मतलब कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। इधर Fe+2 इधर है, इसमें Fe+2 इधर है, मतलब ये उल्टा पड़ा है। तो इस रिएक्शन को क्या कर दो, पहली वाली को उल्टा कर दो और दोनों को ऐड कर दो। एक तरीका तो आपके पास ये हो गया। अरे यस सर, नो सर, वापस देख लो, इधर Fe+3 है, इधर भी Fe+3 है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। Fe+2 इधर है, Fe+2 इधर है, मतलब मामला उल्टा है। तो उल्टा है तो इसको क्या कर दो, उल्टा, इसको उल्टा करेंगे, उल्टा उल्टा कर दो। अगर उल्टा करोगे तो बच्चों साइन भी तो उल्टा होगा, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो आप। या फिर आपके पास दूसरा तरीका क्या है कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। माइनस करने का मतलब उल्टा ही तो हो गया, माइनस करोगे तो मतलब उल्टा हो जाएगा ये। तो मैंने क्या कर दिया, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो मेरे पास अपने आप ही थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अरे ऐसा और नो, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू बताओ डेल्टा जी की, -9f, -9f। अरे यस सर, नो सर, एक सवाल पूछूंगा बहुत अच्छा। इसमें से फर्स्ट को माइनस करना है, इसको माइनस करना है, तो 8f माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अरे माइनस, फिर ये माइनस, प्लस का 8f, प्लस का 8f बराबर में आपकी थर्ड इक्वेशन आ रही है। थर्ड इक्वेशन क्या आ रही है, माइनस का एक को तो क्या लिखोगे, एक एफ ही। अरे सर, नो सर, इनमें से f को मैंने कॉमन लेके काट दिया। अरे काट दिया कि नहीं काटा, तो बताओ इधर क्या बचा आपके पास, -9 में से प्लस का 8 गया तो माइनस का 1, और इधर बचा माइनस का ई, माइनस से माइनस भी उड़ा दिया, तो ई बराबर कितना आ गया, 1 वोल्ट। मतलब इस रिएक्शन, मतलब सॉरी, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 वोल्ट। आ गया समझ में, आया? अरे आया कि नहीं आया, आ गया। चलो जी, ये तरीका तो कैसा तरीका है बच्चों, घटिया, बकवास तरीका है। इसने बहुत टाइम किल किया अपना। आपको सेकंड वे याद रखना है। ये एमटीआर ढंग से पढ़ना बेटा, ठीक है ना? ये कोई पंसारी की दुकान पे नहीं मिलते हैं एमटीआर, ये हमने बहुत मेहनत से बनाए थे। जब हम पढ़ाते थे तो ऐसे ही तो पढ़ाते थे, किताबों में से पढ़ के, मेहनत करके। क्योंकि ऑनलाइन टाइम तो अब आया है कोरोना के बाद। जब हमने शुरू किया था 2000, 2001, 2002 में, तब तो बुक्स हुआ करती थी केवल। उस समय तो इतने टीचर भी नहीं थे, केवल बुक्स थी। तो बुक्स में तो आप जानते हो, आधी बुक्स में तो चीजें क्या लिखी रहती है, किसी में क्या लिखी रहती है, सब उल्टा पुल्टा मामला रहता है। तो बड़े सेट कर करके, सेट कर करके, सेट कर करके, चीजें अरेंज कर करके एमटीआर बना, शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि बच्चे हमसे पूछते थे, सर ये कैसे कर पाएंगे, हम तो भूल जाएंगे, ये वो, तो दिमाग लगा लोगों के, क्या बना दिए, एमटीआर। अब आपको कुछ नहीं करना है इस एमटीआर में, ये ध्यान रखना, आपको थर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 अपॉन में N3 बराबर E3। अरे जैसे आप यूं करते हो ना, N1 V1 माइनस N2 V2 बराबर N3 V3, या N1 V1 प्लस N2 V2 बराबर N3 V3, ऐसे ये कर लो, N1 E1 N2 E2 N3 E3। हालांकि तरीका ये नहीं है, ये गलत है, लेकिन मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है, इसके अंदर E3 निकालना है, तो ये N3 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हो गया ना? N1 E1 N2 E2 N3 E3, N3 नीचे आ जाएगा। हालांकि तरीका ये नहीं है, अभी मैंने कहा था ना मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, वो यही क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सब, ये दोनों के आगे प्लस माइनस क्यों लगा दिया आपने, ये दोनों के आगे प्लस माइनस क्यों लगा दिया, हमें कैसे पता लगेगा, उसी को तो पता लगाना है। बताओ बच्चों, यहां कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड? 3। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड? 1। मतलब मुझे एक चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एक। तो बताओ इन दोनों के साथ ऐसा क्या करूं कि मुझे एक मिल जाए? इन दोनों के साथ ऐसा क्या किया जाए कि मुझे एक मिल जाए? तो बताओ मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। जैसे ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लो, या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मान लो, या सेकंड मान लो। तो बताओ किस में से किसको माइनस करना है मुझे? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। मतलब सेकंड में से, यानी कि N2E2 में से फर्स्ट को माइनस करना है, यानी कि N1E1 को माइनस करना है। और नीचे मेरा अपने आप ही का आ गया बच्चों, E3। अरे ऐसा और नो, N2E2 माइनस N1E1 अपॉन N3 बराबर E3। अब सब दूसरा तरीका बताओ। गलती से यहां मेरे 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते। कितने हो रहे होते? 5। तो बताओ दोनों को क्या कर देता मैं? ऐड, यानी कि N1E1 प्लस N2E2। अरे अच्चर नौचर, मान लो इधर 4 चाहिए मुझे। क्या चाहिए? 4। क्या चाहिए? 4। तो बताओ 4 कैसे निकालूं? क्या करूं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। मतलब सेकंड इक्वेशन N2E2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए ना? 3 दूनी 6 में से 2 गया तो 4। अरे अच्चर नौचर, तो कुल मिलाकर आपको जो निकालना है, इनकी सेटिंग करके निकालना है। मुझे एक निकालना है, तो अपने आप ही पता लग रहा है कि 3 में से 2 को माइनस कर दो, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, मतलब N2E2 में से N1E1 को माइनस कर दो। अब निकाल लो साहब, आपके पास बताओ N2E2 की वैल्यू कितनी हैगी? N2 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 3। E2 कितने वोल्टेज है? 3। माइनस N1 कितना है? 2। E1 कितना है? 4 अपॉन N3 ये 3 तो है ये, और ये फर्स्ट है, ये सेकंड और थर्ड हो गई ना। तो N3 कितना है? 1। अब काटो बच्चों, 3 3 9 में से 8 गया तो आ गया ना 1 वोल्ट E3 की वैल्यू। अरे यस सर, नो सर। एक तो ये मार्क, ये बहुत महंगा बोर्ड है, हाथ लगाते हिल जाता है। आ गई E3 की वैल्यू 1 वोल्ट। इज दैट क्लियर? ये वाला तरीका नहीं ध्यान रखना है आप, लेकिन अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल के बच्चे हो ना, अगर आप 12th के, तो ये तुम्हारी स्कूल की मैडम काट देगी, ये काट के जीरो कर देगी, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है चीटिंग करी है आपने। ये तुरंत ये कहां से आया, वो पूछेगी ये कहां से आया, हालांकि अपन देखो इसमें से निकाला है। तो आपने कैसे बनाया ये एम्प्टी? अरे भाइयों मेरे, तुमने एफ यहाँ पे रखा तो था, लेकिन एफ को कॉमन लेके काट दिया। जो चीज काटनी थी तो उसे लगानी क्यों थी? इसलिए मैंने उसे यहीं हटा दिया। ये भी तो वही है तुम्हारे, देखो इधर वही तो आया था तुम्हारे, देखो एन ई एन ई एन ई, एफ हटा दिया। अरे एमटीआर कोई पेड़ पे थोड़ी लटकता है, इन्हीं से तो बना देते हैं हम लोग। आ गया होगा शायद समझ में। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ले लिया। अब आते हैं जी साहब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिखा है, आप तो बस यही दिमाग लगा के बता दो मुझे कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कौन से पार्ट का है। बताओ जी, चेक कर रहा हूं जी साहब, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कौन से पार्ट का है? हैं? हाँ भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है। अच्छा, और सोच लो। अरे यस सर, नो सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लग रहा है क्या ये? है?
ये जो है आपका पार्ट कंसंट्रेशन सेल का है। अब कंसंट्रेशन सेल क्या होता है देखिए, आओ जी बोर्ड पे आ जाओ। ये है आपका एक बीकर, ये आपका एक इलेक्ट्रोड, ये आपका वाल्ट मीटर जो चल रहा है, वोल्ट मीटर, ये तुम्हारा साल्ट ब्रिज, और ये तुम्हारा सालूसन। का भरा है बच्चों? सालूसन। आओ चेक करें, ये तुम्हारा जिंक का इलेक्ट्रोड, ये तुम्हारा ZnSO4 का सॉल्यूशन, ये तुम्हारा जिंक का इलेक्ट्रोड, और ये तुम्हारा ZnSO4 का सॉल्यूशन। साहब ये तो दोनों ही सेम सेम लग रहे हैं। जब दोनों कंटेनर में भरा हुआ सॉल्यूशन और जब दोनों कंटेनर में रखा हुआ इलेक्ट्रोड सेम है, जब दोनों तरफ कंडीशन सेम है, तो कोई चीज इधर से इधर मूव करेगी क्या? किसी भी चीज को देख लो आप, अगर लेवल बराबर नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं। अगर दोनों तरफ पानी का लेवल सेम है तो किधर का पानी किधर जाएगा? कहीं नहीं। दोनों तरफ अगर प्रेशर सेम है तो किधर की एयर किधर जाएगी? कहीं नहीं। दोनों तरफ अगर टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो किधर से किधर होगा? कहीं नहीं। दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? कहीं नहीं। अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर है तो बताओ पानी किधर से किधर जाएगा? कहीं नहीं। जब बराबर चीजें है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ही नहीं, तो मतलब सेल में करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो फिर इसे सेल क्यों बोला, कंसंट्रेशन सेल क्यों बोला? तो कुछ तो है इसमें लोचा। इसमें क्या लोचा है? यहां दोनों जो सॉल्यूशन है इनकी कंसंट्रेशन अलग हो सकती है। अगर इसकी कंसंट्रेशन को C1M1 जो भी बोलना चाहो, या इसकी कंसंट्रेशन को C2M2 जो भी बोलना चाहो, वो होगा अलग होगा, एक चीज तो अलग होगी। अगर ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो यहां कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर वर्ड भी काम में लिया जा सकता है। नीट ने कई बार सवाल इसके ऊपर पूछा है मेरे बच्चों, कई बार सवाल पूछा है। इसको थोड़ा ऐसे लगा लो क्या, हाँ रईसों की तरह। ये हिलता बहुत है ऐसे, ऐसे अंदर घुसा के लगाता हूँ इसको। हम्म हम्म, अब सही है। अब देखो इधर, ये तो समझ में आ गया कंसंट्रेशन सेल किसे कहते हैं। कंसंट्रेशन सेल वो सेल होता है जिसमें दोनों कंटेनर के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रोड एंड देयर सॉल्यूशन आर सेम बट देयर कंसंट्रेशन और प्रेशर में बी डिफरेंट। कंसंट्रेशन भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, हालांकि हो सकता है दोनों ही हो। अब ये क्वेश्चन नीट में एम्स में पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, कई तरीके से सवाल पूछे, मैंने मिक्स करके एक ही बना दिया, वो ये रहा। ये 2-3 क्वेश्चन का मिक्सचर है। किसी ने क्या पूछा था, किसी ने क्या पूछा था, किसी ने क्या पूछा था, मैंने सबको मिला दिया। कंसंट्रेशन समझ में आएगा सेल। अब इसके बारे में हल्का सा और पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लो मैंने कहा, जैसे मान लो मैंने कहा Zn से Zn+2, Zn+2 से Zn, इज दैट एम क्लियर? इसकी कंसंट्रेशन C1, इसकी कंसंट्रेशन थी, बीच में जो डबल डंडे जानते हो ना, तो सॉल्ट ब्रिज कहलाता है, वो HA भी कह सकता है। H2 से H+ और H+ से H2, हो सकता है ये P1 हो सकता है ये C1 हो सकता है ये P2 हो सकता है ये C2 हो। तो आप कैसे पहचानोगे कंसंट्रेशन सेल को? पूरा एक जैसा हो, पूरा एक जैसा हो। तो कंसंट्रेशन सेल का मतलब तो समझ में आ गया होगा। कंसंट्रेशन सेल के अंदर वेरी जन्नाटेदार चीज ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होती है। अब ऐसे क्यों होता है बताओ? ई नॉट सेल क्या होता है?
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जब आपका कैथोड और एनोड ही सेम है तो सेम में से सेम को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0। तो कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए जी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नाम सुना है? स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नाम सुना है? ओके। इक्विलिब्रियम प्रोसेस नाम सुना है? वेरी गुड डम। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई होता है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो ई आपका क्या होगा? पॉजिटिव। ई सेल की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस में गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव। तो बताओ ई सेल की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी क्या होता है? 0। तो ई सेल की वैल्यू भी क्या होगी? 0, है ना। हालांकि इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे अपन ये सारी चीजें, लेकिन एक हल्का सा बता देता हूं। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्यों 0 होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है पहले बताओ। सब कुछ रुका रुका सा लगना, सब कुछ थमा थमा सा लगना, ऐसा लगता है कि सब रुक गया, ऐसा लगता है। अब कैचे? जैसे दो ट्रेन बराबर में एक दूसरे के साथ एकदम बिल्कुल बराबर की स्पीड में चल रही है, तो बताओ दोनों ट्रेन की विंडो में बैठे हुए आदमी को क्या लगेगा? दोनों रुके हुए हैं। दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आ गया होगा। मैंने पानी के अंदर एक ड्रॉप इंक की डाली, आपको पहले तो लगेगा कि इंक फैल रही है बहुत तेज और वाह ये धमा चौकड़ी मच गई उसमें, लेकिन 2 4 5 मिनट बाद आप देखोगे कि ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है रुक गया। समुद्र आपको कई बार एकदम शांत शांत सा लगता है, लेकिन क्या शांत रहता है? क्या क्या वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है? क्या नहीं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि हवा बह ही नहीं रही है, बिल्कुल रुकी हुई सी है, तो क्या वो रुका हुआ सा है? नहीं। दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब कि कोई चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होता है, आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो होता रहता है। इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक कंडीशन। ये लगातार होता रहता है, रुकता नहीं है। आपको महसूस होता है कि वो रुक गया, कि जिस चेंज को या जिस चीज को अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम नहीं कर पा रहे, वही कंडीशन आपकी इक्विलिब्रियम की कहलाती है। तो इक्विलिब्रियम में एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, कलर में कोई चेंज नहीं होता है, प्रेशर में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। क्योंकि अगर वो चेंज हो जाता तो तुम्हें दिखता, और तुम्हें दिखता तो वो आप कह देते वाह हवा चलती है, पानी हिल रहा है, इंक घूम रही है उसके अंदर, अरे यार सुनो ट्रेन चल रही है। शायद समझ में आ रहा है? कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं, इसलिए डेल्टा जी 0 होता है। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, पहले इसे कॉपी कर मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों? चलो आगे चलें। चलो अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं हम। कहां से मिटाऊं? यहीं मिटा दूं? देखिए जी, हाँ भाई, पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया H2 से H प्लस बन रहा है। H2 से क्या बन रहा है? H प्लस। सेटिंग करो, 2H है 2H है, लेकिन सेटिंग करते टाइम पहले ही लिख देना या P1 है या C1 है, नहीं आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा H प्लस है। दूसरी बार में आपका क्या हो रहा है मेरे बच्चों? H प्लस से क्या बन रहा है? H2। यहां पर सेटिंग कर दो, फिर इसके नीचे लिखो C2 और भैया के नीचे लिखो P2। और मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन फॉर स्पॉन्टेनियस सेल।
तो आपने इक्वेशन बनाई तो आपको नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन। आप देख लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कोई सा ही पकड़ लो, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, टू लॉग ऊपर कंसंट्रेशन किसकी लिखोगे? प्रोडक्ट की, यानी कि H प्लस की पावर नंबर ऑफ मोल कहां जाएंगे? ऊपर। गैस है तो गैस का क्या लेना पड़ेगा? प्रेशर। अरे यस और नो? फिर नीचे का लिखोगे बताओ? H प्लस की पावर 2 और यहां पर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। बस एक चीज ध्यान रखना, कंसंट्रेशन सेल आते ही ई नॉट सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो बताओ ई सेल बराबर क्या हो गया आपका? माइनस। ठीक है, अब देखो ये आपने ऊपर किसके लिए लिखा है? प्रोडक्ट के लिए। ऊपर प्रोडक्ट आ रहा है, नीचे किसके लिए लिखा है? रिएक्टेंट के लिए। अब मैं एक काम कर देता हूं, साइन को उल्टा कर देता हूं। तब ऐसा करते क्यों हो अभी आपको पता लग जाएगा। नहीं करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन उल्टा करने से समझना थोड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो आप क्या सोचोगे, माइनस में वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब घट रहा है। तो इतना तो आधा सोच पाएगा, आधा तो सोच नहीं पाएगा, गलत कर देगा। अब बताओ, ये जब मैंने साइन उल्टा किया तो ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, तो मतलब रिएक्टेंट ऊपर चला जाएगा। तो रिएक्टेंट में आपके पास बताओ H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? T2। पावर में कितना लिखोगे बताओ? क्यों? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन P1। फिर नीचे क्या लिखोगे बताओ? उल्टा हो गया ना, नीचे प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट मतलब C1 की पावर 2 और P2। अरे सर नो सर, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बताओ फॉर स्पॉन्टेनियस सेल, सवाल में कौन से सेल के लिए पूछा है? फॉर स्पॉन्टेनियस सेल। स्पॉन्टेनियस सेल के लिए बताओ, स्पॉन्टेनियस सेल के लिए बताओ ई सेल की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो बताओ मेरा आंसर पॉजिटिव में कब आएगा? यही तो कह रहा है मेरा आंसर पॉजिटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली सेल पॉजिटिव है। तो बताओ मेरा आंसर पॉजिटिव में कब आएगा? जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, नीचे वाली वैल्यू छोटी हो। यानी कि C2 स्क्वायर P1 इज ग्रेटर देन C1 स्क्वायर P2। लेकिन अगर यही क्वेश्चन फार नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए होता तो बताओ नॉन स्पॉन्टेनियस में आंसर क्या आता? मेरा नेगेटिव। और नेगेटिव कब आएगा? जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, यानी कि C2 स्क्वायर P1 से बड़ा हो C1 स्क्वायर P2। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एट इक्विलिब्रियम पर पूछा हो तो अपन जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो बताओ मेरा 0 कब आएगा? जब ये दोनों बराबर होंगे। C2 स्क्वायर P1 बराबर C1 स्क्वायर P2। क्यों साहब? बराबर होने से क्या होता? बताओ बराबर होते तो कट के कितना आ जाता? 1। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती? 0। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके 6-3। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ZnAg प्लस कलरलेस है, ये ब्लू कलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड? ये क्वेश्चन वेरी 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 खतरनाक, कई बार पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, तरीका सबका एक ही है। देखिए, ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम सुना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें एलिमेंट को SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया गया है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का बढ़ता हुआ ऑर्डर, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा ले के बस काला नाग मजनू आला मेरी जान करे फरियाद कोई निकालो सोनी पंजाबन हीरोइन को आई अजनबी हसीना पढ़ने बिहार चली पटाखा आओ फिर। ये पूरी मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल दी। ये बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में ना, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, लेके बस का ये मतलब कुछ लिख दी है मैंने। अपन इनकी
SRP की वैल्यू अपन को किताबों में लिखी हुई मिलती है -3.04 वोल्ट। फिर नीचे आते हैं आता है लेके बस सोनी 55 पढ़ने में वो चली पटाखा आओ फिर F2 आ जाता है नीचे। SRP का बढ़ता हुआ ऑर्डर बढ़ता 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 बीच में हाइड्रोजन आता है जिसके लिए वैल्यू कितनी हो जाती है 0 मान लेते हैं। फिर सबसे नीचे आता है फ्लोरीन और फ्लोरीन की वैल्यू लिखते हैं अपन का प्लस का 2.87। ये SRP का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। बहुत अच्छी लाइन बता रहा हूं आपको बहुत तमीज से। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए 50 लाइनें लिखी रहती है किताबों के अंदर। 50 क्या धमड़ धमड़ कुछ नहीं पढ़ना है, एक लाइन याद रखनी है, ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर देता है। ऊपर वाला कौन सा ऊपर वाला? ये सीरीज में ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है। अरे ऊपर वाला ही तो रिप्लेस करता है तुम्हें ले जाकर किसी और को भेजता है कि नहीं भेजता? तो कैसे भी ध्यान रख लेना, एक लाइन याद रखनी है, ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर देता है। रटना नहीं है, इसी को समझ रहे हैं, लेकिन याद भी होनी चाहिए। ठीक है, अब बताओ SRP का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, मतलब इसका SRP सबसे कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, मतलब इसका SOP सबसे ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अरे ये नौचर, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन किसका होता है? जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है? जो एनोड का काम करेगा। कितने सारे क्वेश्चन आ तो रहे हैं। कोई कैसा एक बज्जी और बता दो। चलो जी एक बज्जी और ले लो, एक बज्जी और बताऊं मैं बस। ठीक है, आ जाओ जी लेके बस काला नाग मधुमाला। सीरीज तो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, गाना बाद में बता दूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना कि अपन क्वेश्चन भी कर रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, गाना सब कुछ ले लो है फ्री में। अब बताओ वापस देखो ये किसका बढ़ता हुआ ऑर्डर है? SRP का बढ़ता हुआ बढ़ता तो मतलब इसका SRP सबसे कम है, तो मतलब इसका SOP सबसे ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन किसका होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो मतलब ऊपर वाला रिड्यूसिंग एजेंट है और नीचे वाला क्या होगा फिर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होता है तो नीचे वाले का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का रिडक्शन, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले का रिडक्शन कर रहा है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर रहा है। शायद समझ में आ गया होगा। तो बस ये लाइन आप याद भी रख लो, ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर देता है या ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो अब अपन अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मस्त रहो अभी। हाँ चलो जी, अब देखिए इधर ये कह रहा है कि इनमें से कौन से केस में कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। पहला देखो, Zn लटका रखा है कॉपर सल्फेट में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर Zn और कॉपर को देखें तो बताओ Zn किधर आता है? आपका Zn आता है ऊपर की तरफ। Zn किधर आता है बच्चों? ऊपर की तरफ। और कॉपर किधर आता है? नीचे की तरफ। ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है। अगर मैंने Zn को कॉपर सल्फेट के अंदर डाला तो ऊपर वाला Zn नीचे वाले कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ये मतलब हटाकर खुद चिपक जाएगा। मतलब ये बन गया आपका ZnSO4, कॉपर अलग हो गया। या अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, बताओ Zn के ऊपर चार्ज क्या है? 0। Zn पे क्या है? +2। कॉपर पे क्या है? +2। कॉपर पे क्या है? 0। तो बताओ इसका क्या हो रहा है? +2 से 0 रिडक्शन। तो ऊपर वाले ने नीचे वाले का जरा देखना रिडक्शन कर दिया क्या? क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया। अब जरा देखना खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? हाँ सर हो तो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, नीचे वाले का रिडक्शन, मतलब ये रिएक्शन मस्त हो रही है नियम के अकॉर्डिंग। अरे सर नो सर, अब जरा देखो आपके पास पहले कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है साहब, बिल्लू होता है, बिल्लू।
लेकिन बाद में कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट में बदल गया, और जिंक कैसा होता है? कलरलेस। तो मतलब बिल्लू से कैसा हो गया ये? कलरलेस। तो मतलब कलर चेंज तो ऑब्जर्व हो गया। कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ साहब, फर्स्ट केस में ऑब्जर्व हो गया। आओ, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आराम से करो इसको। अब इसको सीरीज के अकॉर्डिंग जमाओ, बताओ कॉपर कहाँ आता है? ऊपर। एजी कहाँ आता है? नीचे। बताओ एजी वाला सॉल्यूशन कैसा है? कलरलेस, है ना? और कॉपर वाला होता तो कैसा होता? नीला। अब बताओ ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, यानी कि कॉपर एजी को रिप्लेस करके का बना देगा मेरे बच्चों? कॉपर सल्फेट। तो बताओ कलरलेस था, नीले में बदल गया। कलरलेस था, नीले में बदल गया। तो क्या कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ? अरे यच्चर नौचर यच्चर। अब इधर देखो, एजी और जेड को बताओ, जेड कहां पे हैगी बच्चों? ऊपर। एजी कहाँ है? नीचे। तो क्या क्या नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस करेगा क्या? क्या एजी जेड को हटा देगा क्या? क्या ZnSO4 से Ag2SO4 बन जाएगा का? नहीं बनेगा। तब क्यों नहीं बनेगा? अरे ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस करता है, तो तुम्हारा ये तो नीचे वाला है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस करेगा क्या? नहीं। मतलब ये सॉल्यूशन ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अरे अब आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहां पर कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। कॉपी कर लो जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन का कह रहा है, सेम वैसा ही है जो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। देखो, एक्स की सीओ के साथ रिएक्शन कराई, कछु नहीं हुआ। वाई की सीओ के साथ कराई, कछु नहीं हुआ। जेड की सीओ के साथ कराई तो कुछ हुआ। एक्स की वाईओ के साथ कराई तो कुछ हुआ। अब हुआ कैसे? रिएक्शन तभी होती है जब ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर दे या रिड्यूस कर दे। आओ पिता लगावे। देखो इधर यहीं ले लो, नीचे से प्रोग्राम चालू करते हैं हमारे बच्चों। बताओ क्या एक्स ने वाई को हटा दिया क्या? हाँ सर हटा दिया ना, हटा तो दिया। एक्स चिपक गया, एक्स ने वाई को हटा दिया। मतलब हटने वाला कहाँ होता है? नीचे, और हटाने वाला ऊपर। भगवान ऊपर ही तो है, तुम्हें हटा रहा है। हटाने वाला ऊपर और हटने वाला नीचे। अरे अच्छा और नो, हटाने वाला ऊपर और हटने वाला नीचे। आओ दीदी का चेक करो, जेड ने सी को हटा दिया। ओ माय गॉड, हटाने वाला ऊपर और हटने वाला नीचे। क्या समझ में आ रही है? आओ जी, भैया का चेक करो, क्या वाई ने सी को हटा दिया क्या? ना, वाई ने सी को नहीं हटाया, क्योंकि वाई नीचे सी ऊपर। वाई इसीलिए तो नहीं हटा पाया क्योंकि ऊपर आ गया, सी वाई नीचे आ गया। अब इसमें देखो, क्या एक्स सी को हटा पाया क्या? नहीं, क्योंकि सी ऊपर है और एक्स कहाँ है हमारे बच्चों? नीचे। सी ऊपर एक्स नीचे, सी ऊपर एक्स नीचे। क्या एक्स सी को हटा पाएगा? नहीं। क्या वाई सी को हटा पाएगा? नहीं। क्या सी, क्या जेड सी को हटा पाएगा? जेड सी को हटा दिया। क्या एक्स वाई को हटा देगा क्या? एक्स वाई को हटा दे। शायद समझ में आ गया हो। हटने वाला नीचे, हटाने वाला ऊपर। ये कह रहा है रिड्यूसिंग पावर के बढ़ते हुए ऑर्डर में। तो मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर दे। पहले इनकी सीरीज बनाओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसी को भी पकड़ लो, ये ले लो एक्स वाई, ये लो कोई सा ही पकड़ लो, मैंने ये ले लिया एक्स वाई। बताओ एक्स के ऊपर क्या आ रहा है? एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है। फिर और बताओ। देखो मैंने एक्स वाई ले लिया ना, एक्स के ऊपर क्या आ रहा है? एक्स के ऊपर आ रहा है सी। और सी के ऊपर क्या आ रहा है? सी के ऊपर कुछ आ रहा है क्या? सी के ऊपर आ रहा है जेड। बस हो गए चारों। इसने मेरे से पूछा एक्स वाई जेड सी, ये सीरीज बन गई।
ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर देता है, तो पावर किसकी ज्यादा है? ऊपर वाले की। तो बताओ रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या हो गया? ZCXY। अगर यही क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करता तो उल्टी कर दो मेरे बच्चों। Z सबसे कम C, उससे ज्यादा X, उससे ज्यादा Y, सबसे ज्यादा। शायद समझ में आ गया होगा। अरे यस सर, नो सर, इज दैट क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों? अब अगले क्वेश्चन, लास्ट पे आओ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो। ये क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड कंप्लीट द टेबल। भैया बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। और ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये कितने हैं अभी आपको जाग आ जाएंगे जब आप पढ़ोगे ना इसको। बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, चिंता मत करो। आओ पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे चलते हैं। देखो ना मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों, ये एलो, ये भी ले लो, ये आप ले लो कैथोड, ये आप ले लो एनोड। मैंने NaCl लिया है फ्यूज्ड। फ्यूज्ड मतलब मोल्टन। मोल्टन मतलब पिघला हुआ। पिघला हुआ मतलब बिना पानी के। बिना पानी के मतलब गर्म करके पिघला दिया, जैसे गुड़ को गर्म करके पिघला दिया। दैट इज मोल्टन फ्यूज्ड स्टेट। गुड़ में पानी मिला दिया, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। वो आपसे खुद कहेगा कि मैंने फ्यूज लिया है कि एक्वस लिया है। मैंने अभी पहला फ्यूज लिया है। तो बताओ कैथोड पर क्या होता है मेरे बच्चों? रिडक्शन। और एनोड पे क्या होता है मेरे बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो कैथोड यानी कि माइनस पे कौन जाएगा? प्लस चला जाएगा। और प्लस पे कौन जाएगा? आपका माइनस चला जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। इधर से Na गया, इधर से Cl गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक्वस होता तो बहुत ही मजा आता मेरे बच्चों। अब जूते चलते इनमें। अब बताओ कैथोड पे कौन जाएगा? इन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया कि भैया मैं जाऊंगा, भैया मैं। ये दोनों लड़ मेरे कि माइनस पे तो मैं भी तो प्लस हूं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। अब दोनों लड़ते लड़ते मेरे पास आ गए कि सर ये मुझे जाने ही नहीं दे रहा। लड़ते लड़ते मैंने कहा ए आवाज नहीं, बैठ जाओ। फिर मैंने दोनों को बैठा दिया, दोनों बैठ गए। मैंने कहा क्या नाम है इसका? इन्होंने बोला सर ये तो कैथोड है। मैंने कहा कैथोड पे क्या होता है? सर कैथोड पे तो रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होता है? सब जिसका SRP ज्यादा होता है। जिसका SRP ज्यादा होता है वो जाएगा। अरे माल वही लेगा जिसके पास पैसा ज्यादा है। तो जिसका SRP ज्यादा है वो जाओ। फिर इन्होंने कही सर ये पता कैसे लगेगा? मैंने क्या अपनी अपनी सीरीज निकालो। तो फिर दोनों ने निकाले, लेके बस काला नाग, मजनू वाला मेरी जान करे फरियाद, कोई निकालो सोनी पंजाबन। हीरोइन है, हीरोइन है, H ही H। तो Na ऊपर आ रहा है, H नीचे आ रहा है। तो ऊपर से नीचे जाने पर SRP बढ़ता है, तो किसका SRP ज्यादा है? H का। तो H भाग गया कि मैं जाऊंगा। तो बताओ कैथोड पे कौन चला जाएगा? H। अरे यस और नो। अब आती है फिर ये दोनों लड़ मरे कि हम दोनों में से सर कौन जाएगा। अब मैंने कि ये क्या है? इन्होंने कहा साहब ये तो एनोड है। मैंने कि एनोड पे क्या होता है साहब? ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा। अब अपन को सीरीज को क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। जैसे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। चलो मान लेते मान लो इन दोनों में लड़ाई होती है F माइनस में। और सीरीज में तो ऐसे थोड़ी जमा होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो उल्टे होते हैं ना। ये F होता है, Cl होता है,
फिर Br होता है और फिर I होता है। मैंने क्या कहा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो जाएगा। तो ये तो SrP का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, और ये किसका हो गया, SOP का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बढ़ता हुआ ऑर्डर। तो बताओ, अगर Br में से और I में से चूज करना है तो कौन जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल I जाएगा, मतलब ऊपर वाला। और इसमें कौन जा रहा था, जो Na और H में से नीचे वाला, मतलब रिडक्शन में जाएगा नीचे वाला और ऑक्सीडेशन में जाएगा ऊपर वाला। ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप पेपर में। तो मैंने एक सीधा सा तरीका बना दिया। अब देखो, आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसमें एनाइन के बारे में तो है ही नहीं कुछ भी, और क्वेश्चन वो बड़े बड़े पूछ लेता है पेपर वाला। तुम्हारे तो बस ये ले के BASR, काला नाग, मजनू, आला, मेटल ही मेटल ज्यादा है। नॉन मेटल तो ये 4-5 ही दे रखी है आपको, लेकिन नॉन मेटल तो बहुत सारी है। अब देखो, ये तरीका आप याद रखना, फॉर एनायन, फॉर एनायन, फॉर एनायन, ठीक है। ये मैंने SOP का बढ़ता हुआ ऑर्डर बना दिया, बढ़ता हुआ। ये आपको याद होनी चाहिए, ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो बस आपको एक ही लाइन याद रखनी है, कैटायन हो या एनायन हो, नीचे वाला जाएगा। कैटायन हो या एनायन हो, कौन सा वाला जाएगा, नीचे वाला। मैंने एनायन की टेबल को उल्टा कर दिया। ये अच्छे से लिख लेना, नहीं बर्बाद है जाएंगे बच्चों। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, SO4NO3, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, ताकि मैं इसे मिटा दूं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं। देखो, थोड़ा सा टाइम कम रह गया अपने पास। अब देखिए इधर, जैसे अपन बात करते हैं एट कैथोड, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एट कैथोड। कैथोड पे साइन क्या होता है, माइनस का। कैथोड पे कौन जाएगा, जो प्लस होगा। जैसे Na+, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, Na बना लेगा। और ऐसे ही एनोड पे क्या चार्ज आता है, प्लस, और एनोड पे कौन जाएगा, माइनस। जैसे Cl-, इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो ये Cl- इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना देगा, Cl2 या हाफ Cl2 बना देगा, ठीक है। ऐसे ही आपके OH- भी जा सकता है, ऐसे ही आपके SO4-2 भी जा सकता है, ऐसे ही आपके NO3- भी, NO3- भी जा सकता है। ये आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में है। ये मैंने लिख रहा हूं, तमीज से याद रखना। OH- जाकर क्या बनाता है, SO4 क्या बनाता है, NO3 क्या बनाता है। देखो, पहले NO3 से स्टार्ट करता हूं। NO3 जाके क्या बनाएगा, NO2 प्लस हाफ O2 और प्लस -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मतलब इसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड। ऐसे ही SO4-2 क्या बनाता है, SO3 प्लस हाफ O2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब OH- क्या बनाता है, देखो 4 OH आपस में जुड़ते हैं, 4 OH। कितने OH बच्चों, 4। बताओ क्या बन गया ये, H2O। इधर भी क्या बन गया ये, H2O। तो बताओ कितना H2O बन गया, 2 H2O बन गया ना, 2 H2O। और एक क्या बन गई आपकी, O2, और -4 और है, तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ध्यान रखना, पेपर में आपसे पेपर वाला ये पूछेगा, बताओ जब NO3 जब एनोड पर जाता है तो क्या क्या बनाता है, कौन कौन सी गैस बनाता है, सब NO2 भी बनाता है, O2 भी बनाता है। SO4 जब कैथोड पे जाता है तो क्या क्या बनाता है, SO3 भी बनाता है, O2 बनाता है। OH- जब एनोड पे जा रहे हैं, सॉरी मैंने कुछ कैथोड बोल दिया होगा। OH- जब एनोड पे क्या जाता है तो कौन सी गैस बनाता है, सब O2 गैस बनाता है। लेकिन अगर आपको पेपर में से इन दोनों गैसों में से एक को चूज करना है, तो कौन सी गैस चूज करोगे, जो हल्की होगी। बताओ, NO2 और O2 में से हल्की क्या है, O2। अरे N और O, इनका मास निकालो ना। SO3 और O2 में से हल्की क्या है, O2। यहाँ तो अकेली ही गैस है। क्यों साहब, यही आपका मेन प्रोडक्ट क्यों माना आपने O2 को, मेन प्रोडक्ट इन्हीं को ही क्यों माना,
OH जाएगा तो भी O2 बनेगी, SO4 जाएगा तो भी O2 बनेगी, NO3 जाएगा तो भी O2 बनेगी। आपने O2 को ही मेन प्रोडक्ट क्यों माना? अरे पहले वही निकलेगा जो हल्का होगा, पहले वही गैस निकलेगी जो हल्की होगी, और पहले जो निकलने वाला चीज है या पहले मिलने वाली चीज है तो वही तो मेन प्रोडक्ट है। तो आपका कुछ भी जाओ, OH जाओ, SO4 जाओ, NO3 जाओ, बनेगा आपका O2 ही। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया? अब इनके सबके प्रोडक्ट निकालते हैं अपन। निकालें? अब बताओ फ्यूज्ड NaCl में आपके क्या क्या आयन बनेंगे फ्यूज्ड NaCl के अंदर? आपका Na+ बनेगा, आपका Cl-, एक्वस में क्या क्या बनेगा बताओ? Na+, Cl-, फिर H+, OH-। पेन चेंज कर देता हूं मैं, ना पेन में मजा नहीं आ रहा। बढ़िया ले लूं क्या? बढ़िया वाला सुंदर सा मार्कर। ये ले लूं, ये मस्त लग रहा है। बताओ NaCl से क्या क्या मिलेगा आपको? Na+, Cl-। इधर क्या मिलेगा बताओ? Na+, Cl-, लेकिन एक्वस भी तो है, H+, OH-। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है कि? हाँ वो ज्यादा है। हाँ, कोई टाइम खराब करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ बताओ। अब बताओ एक्वस CuSO4 से क्या क्या बनेगा? Cu+2, SO4-2। एक्वस है तो H+ और O। अब देखो 10 की पावर -5 मोलर, मतलब -5 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब माइनस में वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो अमाउंट क्या होगा? बहुत कम, मतलब NaCl का अमाउंट बहुत कम है, तो मतलब इसके अंदर पानी पानी मिला हुआ है। एक तरीके से ये क्या है आपका? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई के अंदर। 10 की पावर -5 मोलर NaCl का, 10 की पावर -5 मोलर NaCl, इसका मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, पानी पानी है, इसके अंदर नमक तो है ही नहीं, तो मतलब पानी ही पानी है। इलेक्ट्रोड मैंने प्लेटिनम का लिया है, मतलब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है जो कोई रिएक्शन करता पड़ता नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो इधर क्या हो गया ये। मरो। हाँ जी, क्या लिया मैंने? तुम मिट भैया पहले। सबके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है मैंने? प्लेटिनम 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 प्लेटिनम। अब बताओ एनोड, एनोड पे साइन क्या आता है बताओ? प्लस का। कैथोड पे क्या आता है? माइनस। अब बताओ प्लस पर कौन जाएगा? इस प्लस पे कौन जाएगा? प्लस पे माइनस, तो Cl- से क्या बनेगी? Cl2। कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे Na+, क्या जाएगा? Na+, यानी कि ये Na बना देगा। अब बताओ इधर से Na गया, इधर से आपका Cl चले गया, तो बताओ Na भी गया, Cl भी गया, तो बताओ क्या pH में कोई चेंज हुआ क्या? देयर इज नो चेंज इन pH। pH में कोई चेंज नहीं हुआ। अब बताओ इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में से Na और H में से, मैंने कहा जो भी हो नीचे वाला जाएगा, तो बताओ इन दोनों में से Na और H में से सीरीज में नीचे कौन आता है? साहब आपका आता है ये H। क्या आता है मेरे बच्चों? H आता है। तो बताओ कौन जाएगा आपका? H जाएगा। कौन जाएगा मेरे बच्चों? H जाएगा। अब बताओ इन दोनों में से नीचे कौन आ रहा है? Cl और OH में से। मैंने बताया था ना, Cl और OH में से नीचे कौन आता है आपका? Cl। तो बताओ प्लस किधर चला जाएगा? प्लस माइनस की तरफ चल जाएगा, मतलब ये तो बनाएगा H2, और Cl- जाएगा एनोड पे, तो Cl- से क्या बनेगा? Cl2। अब बताओ सॉल्यूशन में क्या बचा रह गया आपके पास? इधर से H गया, इधर से Cl गया, सॉल्यूशन में क्या बचा रह गया? NaOH। तो बताओ सॉल्यूशन की pH ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगी घटेगी? बढ़ गई है तो। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही होगी? ठीक है। अब इधर बताओ इन दोनों में से कॉपर और H+ में से नीचे कौन आता है? कॉपर। और SO4 और OH में से नीचे कौन आता है? OH। नीचे OH आता है ना, अभी तो बताया था। तो बताओ Cu+2 से क्या बनेगा आपका? Cu।
और OH जाओ चाहे SO4 जाओ, आपका बनाएगा क्या? O2। बताया था ना, OH जाओ चाहे SO4 जाओ, NO3 जाओ, बनेगा क्या आपका? O2। अब बताओ सॉल्यूशन में क्या रह गया? H और H, भाई कॉपर गया, OH गया, सॉल्यूशन में HSO4 मतलब H2SO4 रह गया। H2SO4 एसिडिक होता है, मतलब pH क्या हो गई? कम हो गई। इज दैट क्लियर? यार मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब बताओ, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। ये बनाएगा H2, प्लस है तो माइनस पे जाएगा, ये बनाएगा H2, और ये क्या बनाएगा? OH से क्या बनेगा? O2। तो बताओ, H भी गई, OH भी गई, तो pH में कोई चेंज हुआ ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरे बच्चों? तो बैक लेके जाता हूं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आपको कोई सा भी कंपाउंड दे दे, आपको ये चेक करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सा वाला जाएगा, ऊपर वाला जाएगा कि नीचे वाला जाएगा। ठीक है। क्या कह रहा है करमवीर यादव? सर अगर मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन कर लूं इस साल तो क्या मेरे 120 प्लस आ जाएगा केमिस्ट्री में? और अगर इस चैनल का इस साल के सारे क्वेश्चन कर लूं, एक बार बेटा क्वेश्चन करके, है ना, पुराने पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करना, है ना। इन क्वेश्चन को तो करना ही करना है, फिर इसके बाद आप पुराने पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करना, तो कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ा हुआ मिलेगा। इन क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है, बाकी तैयारी तो आप लोग करो ही करो, इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो पहले इसकी कॉपी करो आप। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। पूरा पेज जा रहा है तो पहले ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर नीचे वाले का ले लेना एक बार। ले लीजिए, ले लिया बच्चों। अब इसका भी ले लो एक बार। बड़ा करूं साइज? ये लो, हो गया। अब ये QR कोड मैंने आपको शेयर कर दिया, ये लो। ये आज मैंने जितना भी पढ़ाया ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे PDF की फॉर्म में। ओके बच्चों, अगली क्लास में आपका ये इलेक्ट्रो खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। कोई एक आध दो क्वेश्चन और अपन देखेंगे बढ़िया से, बाकी क्वेश्चन अगले चैप्टर के अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। 15 मिनट बाद देव सर की क्लास का वेट करना, ठीक है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। चलो जी।